हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे में आज अध्याय 7 कृषि एवं संबंध सेवाएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर को चालू करने से पहले अध्याय 6 का जो सहकारिता वाला जो पोर्शन बचा हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं। फिर जो है कृषि एवं संबंध सेवाएं हम देखेंगे। इस सीरीज को आप लोग लगातार पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे जितना भी वीडियो इसका आएगा लगभग ये 17 से 18 क्लासेस का बनेगा, क्योंकि 17 चैप्टर है और एक चैप्टर ये कि 2 चैप्टर जो बहुत बड़ा है तो उसका 2 वीडियो बनेगा। तो लगभग मान के चलिए आप 20 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका एक समझ बन जाएगा। अगर आप कुछ एक मिनट का ही वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता मैं, तो कुछ एक वीडियो रहता है जो अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, है ना। हर एक विभाग की योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही उनसे संबंधित डेटाओं के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही अन्य जो फैक्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो इकोनॉमिक सर्वे से जो डेटा पूछा जाता है वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इसका बेनिफिट बहुत सारा है, ठीक है। आप कंटिन्यू बना रहें और वीडियो को 10 से 15 मिनट लगता है, आराम से देखिए। अगर पढ़ाते समय धीरे धीरे बोलकर समझाना पड़ता है तो अगर आप स्पीड से देखना चाहते हैं 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आए। और आगामी जो है मैं बहुत जल्द अब जो है छत्तीसगढ़, साथ ही जो भारत का जितना भी जीएस वगैरह है उसका भी हम जो है थ्योरी क्लास देखेंगे इस वीडियो के माध्यम में, ताकि आप जो है आरक्षक या अमीन पटवारी की तैयारी करते हैं तो उसको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सहकारिता से बात करते हैं। तो सहकारिता के बारे में अगर हम बात करें तो सहकारिता में आप समझते हैं, ठीक है। सहकारिता का मतलब आप जब अपेक्स बैंक के बारे में जब आप पेपर दिए होंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे उस समय, ठीक है। या नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि सहकारिता में जनरली जो है आपके गांव में जो संस्था होती है, जो बैंक होता है ना, जो ग्रामीण बैंक होता है जिसके माध्यम से धान खरीदी की जाती है, ठीक है। साथ ही किसानों को जो ऋण सुविधा जो उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है। मतलब एक आधारभूत संरचना के बारे में इसमें बात की जाती है, मतलब जो आपके गांव स्तर से जुड़ा हुआ हो, ताकि इसका मेन उद्देश्य होता है कि गांव के जो किसान हैं उनको जो है सुविधा उपलब्ध हो, है ना। वो सुविधा कई प्रकार से होती है, ऋण के रूप में हो सकती है, खाद के रूप में हो सकती है, अन्य कई प्रकार से होती है, ठीक है। सरकार चाहती है कि जो ग्रामीण से जुड़े हुए लोग हैं उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। इस कारण से जो है वो निम्न स्तर से गांव स्तर से जो है उसको चालू करती है और इसमें नाबार्ड जो है सहयोग करता है। ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। आप अपेक्स बैंक में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल पढ़े होंगे, ठीक है। तो अपन जानते हैं सहकारिता के बारे में। सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा रूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका क्या करता है, संस्थागत विकास करता है। कहने का मतलब है इसमें ये लोगों और लोगों से मिलकर बना हुआ एक समूह होता है, एक संस्था होती है, ठीक है, जो आपसी सहयोग से जो है क्या करते हैं, इसको चलाते हैं, ठीक है। सहकारिता विभाग मुख्य आधार क्या होता है, सहकारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु विभाग द्वारा क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारी संस्थाएं द्वारा प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण, ठीक है। अल्पकालीन कहने का मतलब जिसका अवधि जो है 15 महीने से कम माना जाता है, वैसे तो आप मान के चलिए 1 साल से जो कम की अवधि होती है उसको अल्पकालिक ऋण कहा जाता है। तो अल्पकालिक जो ऋण है प्राथमिक सहकारी से संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो अल्पकालीन साख संरचना, है ना, जिसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, आप जानते हैं आपके गांव में होंगे सोसाइटी, जिसको आप सोसाइटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, धान खरीदी जहां होता है, ठीक है। वहां क्या किया जाता है, रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है उन समितियों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही किसानों को जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है और ये जो ऋण होता है अल्पकालीन ऋण होता है ना। जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो उस समय इसी ऋण को माफ किया गया था, ये बात बहुत अच्छे से आप सब जानते हैं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अपेक्स बैंक की संख्या देखते हैं, है ना। तो लगभग 8 जो है अपेक्स बैंक है ना, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो पहला रायपुर में है, ठीक है, दूसरा दुर्ग का अपन जानते हैं, तीसरा बिलासपुर, चौथा अंबिकापुर, 5वां जगदलपुर, ठीक है, 6वां राजनांदगांव, 7वां रायगढ़ और 8वां जो है जसपुर जिले में, ठीक है। और ये परिसमापन के कारण जो है रायगढ़ और जो अपेक्स बैंक है वो उसको क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है ना। तो इसको आप देख सकते हैं टोटल 8 आप ध्यान रखेंगे, वैसे 8 आप पढ़े थे अपेक्स बैंक के समय तो आपको याद होगा, ठीक है।
इसकी कार्य क्षेत्र है, अलग अलग जगह में ये कार्य क्षेत्र है। जैसे रायपुर वाला जो है ना, जो जिला सहकारी, वो धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, सारंगढ़, भिलाईगढ़, इन जगहों पर जो है कार्य करता है। साथ ही दुर्ग का बालोद, बेमेतरा दुर्ग जिला में, बिलासपुर का जो है बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, कौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति। अंबिकापुर का अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया इसके अंतर्गत आता है। जगदलपुर वाला का जो कार्य क्षेत्र है वो है जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, नीचे वाला जो क्षेत्र है ना। और राजनांदगांव में 2 है, कबीरधाम और राजनांदगांव। रायगढ़ और जसपुर वाले में तो रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़ और जसपुर, ठीक है। इसकी अलग अलग शाखाएं, तो सबसे ज्यादा शाखाएं जो है जो रायपुर जिला सहकारी बैंक है उसकी है, उसके बाद दुर्ग की, ठीक है, उसके बाद आपका बिलासपुर। तो ये 3 जो है मेनली है, ठीक है। ऐसे करके टोटल 344 जो है इनकी शाखाएं हैं। साथ ही प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की संख्या 2058, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। तो वर्तमान में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां जो है छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, इस बात को ध्यान रखें क्योंकि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसको पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए, अब अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम के से क्या किया जाता है, कृषकों को जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है ना। अल्पकालिक ऋण का उपलब्ध कराया जाता था जिस समय इसको चालू किया गया है ना 2004-05 से। उस समय जब ऋण दिया जाता था तो 9% की दर से इनको जो है किसानों को उनका ब्याज जो है देना पड़ता था। फिर 6-7 में 7% कर दिया गया, फिर 7-8 में 6% कर दिया गया, क्योंकि सरकार जो है चाहती है कि जो किसान है ऋण को ले, क्योंकि 9% में किसान वैसे भी ज़्यादा ऋण लेना पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि पैसा तो किसान को ही देना पड़ेगा, है ना। तो वो जो है ऋण लेना नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो सरकार से और बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता था उस समय, सरकारी कागजात जो है बहुत पूर्ण करना पड़ता था, ठीक है। तो क्या किया जो है इसमें जो है किसान इंटरेस्टेड नहीं थे, तो धीरे धीरे इस ब्याज दर को जो है कम करने लगे किसान, है ना, जो सरकार है, ताकि वो चाहती है कि जो कृषक है जिसके लिए हम योजना चला रहे हैं उनको जो है इसका फायदा मिल पाए, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे इसका जो है ब्याज दर को कम किया गया, 8-9 से लेकर 11-12 तक 3% कर दिया गया, है ना। उसके बाद 12-13 से लेकर 2013-14 तक 1% पर जो है ब्याज उपलब्ध कराया गया। उसके बाद अब 14-15 से लेकर 22-23 तक अब लगातार जो है 0% पर जो है ब्याज उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको मालूम हो गया, अगर आप कृषक है, आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपके पिताजी को पूछिएगा, ठीक है, वो बता पाएंगे अच्छे से कि इन पे जो है अल्पकालिक ऋण किसानों को दिया जाता है, ठीक है। ये शारदा साल जो है इसकी मैक्सिमम 5 लाख तक मिलता है। वैसे शुरुआत में आप जब लेंगे 1 लाख तक ही ऋण मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे 5 लाख तक की आपकी लिमिट होती है, जिसमें 60% जो है आपको कैश के रूप में मिलेगा और 40% जो है आपको जो है वहाँ से कुछ क्या बोल सकते खाद वगैरह खरीदना करना पड़ता है, ठीक है। तो 60-40 के रेशियो में मिलता है, ठीक है। अब ऋण व्यवसाय, तो प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। इन समिति में जो है लगभग 29 लाख जो है कृषक सदस्य है, ठीक है। सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबंधित रियायती दरों पर क्या मिलता है, ऋण मिलता है, कृषि कार्य के लिए ऋण मिलता है, ऋण ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अल्पकालिक कृषि ऋण, तो अल्पकालिक कृषि में अधिकतम आपको बताया 5 लाख तक ही ऋण मिल सकता है, ठीक है, जिसमें आपको नगद के रूप में 60% पैसा मिलेगा और 40% जो है आपको वस्तु लेना पड़ेगा, खाद वगैरह आपको लेना पड़ेगा, ये अल्पकालिक है। गौ पालन के लिए भी आपको ऋण मिलता है, तो 2 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिलता है, इसमें अनुदान भी मिलता है, ठीक है। 1% ब्याज पर मिलता है 2 लाख रुपए तक का ऋण। 2 लाख से ऊपर लेते हैं और 3 लाख से कम है तो 3% ब्याज दर पर आपको ये ऋण उपलब्ध मिलता है। मत्स्य पालन के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिलता है 0% ब्याज पर, ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे। साथ ही जो उद्यानिकी है ना, उद्यानिकी जिसमें फूल पौधे आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप ऋण लेते हैं तो 3 लाख तक के आपको ऋण मिल सकता है 0% ब्याज दर पर। साथ ही जो लाख पालन है उसको भी कृषि का दर्जा दे दिया गया है, तो इसमें भी आपको जो है क्या मिलता है, ऋण मिलता है, और इसके माध्यम से 0% की दर से भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और लाख पालन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब प्रदेश में स्थापित सहकारी कारखाने, तो सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही ये सहकारी कारखाने आते हैं। तो हमारे प्रदेश में जो है 4 शक्कर कारखाने हैं, ठीक है। तो एक भोरमदेव शक्कर कारखाना है, ठीक है, दूसरा है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये जो है एक याद रखेंगे कवर्धा और दूसरा पंडरिया कवर्धा, वहीं है ना। 2 शक्कर कारखाने आपका कबीरधाम जिला में है। तीसरा है महामाया शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, ये अंबिकापुर में है, ठीक है। और एक है आपका बालोजी दंतेश्वरी में ये सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। तो ये टोटल 4 शक्कर कारखाने हैं, ठीक है। अब इनका जो स्थापना है 2002 में हुआ था, एक है ना, एक 2016-17 में हुआ था, 2009-10 में, तो 2009-10 में 2 हुआ था, ठीक है। एक अंबिकापुर का, एक बालोगढ़ है, ऊपर और नीचे ऐसा आप याद रख सकते हैं। और आपका जो कबीरधाम का 2002 और 16 और 17 में हुआ था, ठीक है। अब इसकी जो दैनिक जो पेराई क्षमता, गन्ना को जो पेरने का काम किया जाता है, तो दैनिक क्षमता कितना है, 3500 TCD है, ठीक है, 35 टन।
3500 टन, ठीक है, 3500 TCD, इसका 2500, इसका 2500, ये है 1250, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कबीरधाम वाले का है 3500, उसके बाद पंडरियाच वाले का ही वही है 2500, उसके बाद जो है आपका अंबिकापुर का है 2500, और आपका बालोद का है 1250, जो कैपेसिटी दैनिक पे रही कैपेसिटी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग जो है दिवस, कार्य दिवस है, क्षमता दिवस है ना, उसको आप देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो है इनके जो गंदा को क्या किया जाता है, जब पेराई किया जाता है उसके बाद उसका जो अवशिष्ट बचता है, उस अवशिष्ट से क्या किया जाता है, बिजली को उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है 12 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है कबीरधाम में, एक जो बोरम जो शक्कर कारखाना है उसमें। उसके बाद जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो शक्कर कारखाना है उसमें 14 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। अंबिकापुर में जो है 6 मेगावाट का, और जो बालोद जिला है उसमें 3 मेगावाट का जो है बिजली में उत्पादन होता है। ऐसे करके जो है 35 मेगावाट का जो है बिजली का उत्पादन जो है शक्कर कारखाना से किया जाता है। साथ ही एथेनॉल जो बनाने का कार्य है वहाँ यहाँ के लिए जो एथेनॉल प्लांट भी लगाया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एथेनॉल प्लांट की स्थापना, ठीक है, जितना भी शक्कर कारखाना है वहाँ, ठीक है। तो बोरम सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा में जो पी मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब सरकार के और प्राइवेट जो व्यक्ति के बीच जो है एक संबंध बनाकर जो है क्या किया जाता है, इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। तो इस पीपीपी मॉडल पर देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है, कवर्धा जिले में बोरम सहकारी शक्कर कारखाना में, ठीक है, जिसकी जो क्षमता है 80 किलोलीटर प्रतिदिन है ना, KLPD 80 किलोलीटर प्रतिदिन जो है इसकी उत्पादन क्षमता है, ठीक है। और इसका जो उत्पादन है, ठीक है, कमर्शियल रूप से कब से हुआ, 15/7/2023 से जो है ये प्रारंभ हो चुका है, 15 जुलाई से, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव, इसको पूछा गया था, डायरेक्ट एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो कोंडागांव में जो है आपको याद होना चाहिए मक्का प्रसंस्करण केंद्र है, ठीक है। और यहाँ भी इथेनॉल प्लांट लगाया जाता है, मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट है, ठीक है। तो कोंडागांव जिले के मक्का उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है 14 जनवरी 2022 से जो है कुकोड़ी ग्राम में मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट संयंत्र की जो है क्या की गई, स्थापना की गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 2022 की बात है, ठीक। अब प्रस्तावित इथेनॉल संयंत्र की जो लागत है 140.67 करोड़ है, और इसके जो पेराई क्षमता है 80 लीटर प्रतिदिन, ठीक है, 80 किलोलीटर प्रतिदिन इसकी भी क्षमता है, ठीक है। किसानों से लगभग 70,000 मीट्रिक टन मक्का जो है खरीदा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, MSP पर, ठीक है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है, मतलब लगभग सभी में लगेगा, है ना, चाहे मक्का आधारित हो, चाहे ये इसके आधारित हो, ठीक है, गन्ना से आधारित, तो वहाँ जो है आपका इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में, कृषि एवं संबंध सीमाओं के बारे में, ठीक है। फसल क्षेत्र का राज्य के जो GDP है ना, जो SGDP है, उसमें जो योगदान कितना है, तो योगदान है 29,72,460 लाख रुपए अनुमानित है पैसे के टर्म में, ठीक है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है खरीफ फसल में 14,82,359 कृषकों का क्या करा, बीमा कराया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो 23-24 में जो खरीफ फसल जो होता है उस समय फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने किसानों का बीमा कराया गया है, 14,82,359 कृषकों का, ठीक है। राज्य में अब तक 3,872 कृषि सेवा यंत्र केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राज्य में 69 कृषि उपज मंडियां, बार बार इसको पढ़ते हैं, और 121, ये जो है पहले 112 आप पढ़ते थे इस डेटा को, अब 121 उपज मंडियां कार्यरत है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको 112 देखने को मिलेगा, पहले 112 इसको पढ़ा जाता था, अब 121 ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोनों को आप डेटा याद रख सकते हैं, 69 और 121 उपज मंडियां हैं। अब ऐसे बहुत दिनों से ये चेंज हो चुका, तो आपको याद ही हो गया होगा 121, तो ठीक है, पहले 112 हुआ करता था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे अभी कितना है वर्तमान में 121 उपज मंडियां, वैसे बहुत दिनों से डेटा चेंज है, ठीक है। चलिए, राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 जो है लघु सिंचाई योजना से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता थी जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति तक, ठीक है, मार्च 2024 तक, ठीक। अब जो है अब वर्तमान मार्च 2024 तक की स्थिति में बात करते हैं, तो पहले कितने हेक्टेयर को सींचा जाता था, 13.28, अब वही बढ़कर कितना हो गया, 21.76 लाख हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। अब राज्य निर्माण के समय कितना बढ़ा है, तो 8.48 लाख हेक्टेयर जो है सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना है, 39.27% हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वर्तमान में प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना है,
39, लगभग 39.5% आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको दे देगा, है ना, प्रश्न 39.27%, 39.28%, इस टाइप से भी डेटा इसको पूछा गया है। ठीक है, तो एकदम आप जो है इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो डेटा दिया है पॉइंट के साथ आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब पशुधन के जो हमारा जो SGDP है ना, मतलब राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें पशुधन क्षेत्र का कितना योगदान है या भागीदारी, उसको देखते हैं तो 5,42,332 लाख रुपए का जो भागीदारी बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है ना। जल क्षेत्र उपलब्ध मतलब तालाब है जिसपे पानी है। ठीक है, और उस पर कितने में मछली पालन किया जाता है, तो उसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र में मछली पालन के अंतर्गत आता है, विकसित किया जा चुका है। ठीक है, हर तालाब में जरूरी नहीं मछली पालन होता हो। ठीक है, वो तालाब ऐसे जो जल्दी से सूख जाते हैं तो उसमें मछली पालन नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे 2.032 लाख हेक्टेयर तालाब है, मतलब जो एरिया है जिसमें जल है, लेकिन उनमें से 1.976 लाख ऐसे जल क्षेत्र है जहां क्या किया जा सकता है, मछली पालन किया जा चुका है या उसको मछली पालन के लिए डेवलप किया जा चुका है। ठीक है, जो कुल जल क्षेत्र का कितना परसेंट होता है, 97.24% होता है। ठीक है, अगर 2 साल पहले 1 साल पहले अगर इस डेटा को पढ़े होंगे तो आपको 99% भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो समय के साथ ये डेटा जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप अपेक्स बैंक के समय पढ़े होंगे तो 98% इसको पढ़े थे। ठीक है, अभी कितना है, 97.24% जो है जल क्षेत्र उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% जनसंख्या का जो जीवन है कृषि पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, प्रदेश के लगभग 40.10 लाख जो कृषक परिवारों में से 80% जो है किसके अंतर्गत आते हैं, लघु एवं सीमांत किसान आते हैं ना। लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है। लघु एवं सीमांत श्रेणी कहने का मतलब है जिसके पास 2.5 हेक्टेयर से कम जमीन हो, मतलब 1 हेक्टेयर से कम, 2.5 एकड़ से कम जमीन हो। ठीक है, 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, वो क्या कहलाते हैं, लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक कहलाते हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सभी स्रोतों की बात करें, वैसे 39.27% जो है सिंचाई सुविधा है। ठीक है, लेकिन सभी स्रोतों से बात किया जिसमें तालाब आएगा, जलाशय आएगा, सब चीज, तो सभी को अगर मिला दिया जिसमें कुआं वगैरह सब आ जाता है, तो ऐसे से 35% क्षेत्र जो है, मतलब 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिनमें से 52% किससे सिंचित होता है, तो 52% जो है नहरों के माध्यम से सिंचित होता है, नहर एवं जलाशय के माध्यम से, और 29% जो है नलकूप से जो क्या होता है, सिंचित होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब इसको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा इसको नलकूप से कितना क्षेत्र जो है सिंचित होता है ना। और यह प्रदेश वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो 35% क्षेत्र में। ये 2 डेटा को आप याद रखेंगे, बस ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो हमारा खेती है ना, छत्तीसगढ़ की जो खेती है वो जनरली वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 55% कास्त भूमि जल धारण क्षमता क्या है, कम है। इस कारण दूसरी फसल नहीं लिया जा सका, क्योंकि हर जगह सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है कि जो है बहुत जो है पर्याप्त मात्रा में जल मिल पाए या वहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाए और फसल का उत्पादन हो सकता है। इसलिए 55% क्षेत्र ऐसा है जहाँ जल धारण क्षमता क्या है, कम होने के कारण जो है दूसरी फसल लेना जो है संभव नहीं है। अगर हम बात करें तो प्रमुख जो खरीफ फसल है उसमें धान का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। धान के बाद जो है मक्का का उत्पादन, मक्का के बाद अरहर, अरहर के बाद अन्य फसलें आती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 3 का आप क्रम याद रखेंगे, सबसे ज्यादा उत्पादन धान का, फिर मक्का का, फिर अरहर का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु, है ना, जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो चाहती है कि जो सीमांत किसान है उनको क्या हो, सिंचाई की अच्छी सुविधा हो, उपलब्ध हो। तो सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, है ना, कुआं खोदकर या जो नल खुदवा कर, ठीक है, जो बोर वगैरह है वो खुदवा कर, ठीक है, उनका सिंचाई सुविधा को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार जो है सकम्परी योजना प्रारंभ की है। ठीक है, एवं सिंचाई संसाधन विकसित करने हेतु समस्त कृषकों के लिए नलकूप खनन तथा पंप प्रतिस्थापन हेतु किसान समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। योजना का नाम याद रखेंगे, एक सकम्परी योजना और दूसरा है किसान समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत लघु सिंचाई तालाब योजना के अंतर्गत शासकीय भूमि में 100% शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 40 हेक्टेयर तक
सिंचाई क्षमता के जो है तालाब निर्मित किए जाते हैं। तो किसान समृद्धि योजना के तहत जो है 15/10/2024 की स्थिति तक 136, ठीक है, अगर संख्या में बात करें तो 136, और ठीक है, और सिंचाई क्षमता में बात करें तो 100 हेक्टेयर तक जो है इसके तहत तालाब निर्माण जो है या पानी की व्यवस्था जो है की गई है। तालाब आप समझ सकते हैं, नलकूप समझ सकते हैं, ठीक है। लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना के अंतर्गत जो है 70 निर्माणाधीन है, 11 अपूर्ण है। शाकंभरी योजना के अंतर्गत आप याद रखेंगे, ठीक है, 150, ठीक है, और सिंचाई क्षमता में 70, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये कुएं की बात करें 150 कुआं है, ठीक है। पंप की बात करें तो 16,353, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखते हैं 24-25 के डेटा में, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं फसल क्षेत्र का एसजीडीपी में योगदान, ठीक है। सर्वाधिक योगदान कब था? सर्वाधिक योगदान था अगर हम बात करें तो 2022-23 में सर्वाधिक योगदान है। देखो 10.41% का योगदान हुआ करता था 22-23 में फसल क्षेत्र का, ठीक है, एसजीडीपी में, ठीक है, 2022-23 में। और उसी समय जो है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ था कितना का? अगर हम कंपेयर करें 21-22 से, जब कंपेयर करते हैं 22-23 का, ठीक है, तो हाँ, इस स्थिर भाव से कंपेयर करते हैं। स्थिर भाव कहने का मतलब 2011-12 से, 11-12 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सर्वाधिक वृद्धि इसी साल 22-23 में देखने को मिला था। और न्यूनतम वृद्धि कब हुआ था? तो न्यूनतम वृद्धि हुआ था आपका 23-24 में न्यूनतम वृद्धि हुआ है। देखो न्यूनतम वृद्धि, और ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो न्यूनतम वृद्धि 23-24 में हुआ था, सर्वाधिक वृद्धि जो है 22-23 में हुआ था, और सर्वाधिक योगदान भी उसी समय था, ठीक है, 22-23 में। इस बात को ध्यान रखेंगे, बस इतना ही डेटा आपको याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी 24-25 में याद रखेंगे तो 24-25 में 9.67% है, ठीक है। और प्रतिशत वृद्धि बात करें 11-12 से तो 4.27%। तो ये आपको 4 डेटा आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2014 से जो है राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं 2016 से केंद्र परिवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना जो है संचालित है। 2014 से राज्य पोषित जैविक है ना, जो राज्य सरकार की जो योजना है पोषित जैविक खेती मिशन, और 2016 से जो केंद्र सरकार की जो योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, 2 योजना संचालित है, याद रखेंगे। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 5 जिलों में हुआ था, है ना, 5 जिलों में इसको चालू किया गया था एक प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, 5 जिलों में शुरू किया गया। अब इसका जो विस्तार है लगभग सभी जगह कर दिया गया है, समस्त जिलों में कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, 5 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ठीक है, ये 5 जो जिले का याद रखेंगे। गरियाबंद फिलहाल तो 4 नीचे के जिले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और एक गरियाबंद, ये जो 5 जिले इनको पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया, याद रखें। ये 5 जिला जो है पूर्ण जैविक जिला आता है। उसके बाद जो 22 जो जिला है उसके एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक जिला जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया, एक एक विकास खंड को 22 जिला का, ठीक है। और उसके बाद टोटल 27 जिलों की बात होता है, इसमें 33 जिले से बात नहीं होता। तो 27 जिला के अंतर्गत बात हो रहा है, जिसमें से 5 जिला जो है पूर्ण जैविक जिला है, और जो 22 जिला है उसके एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम जो है इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। जैविक फसल की बात करें तो राज्य में धान की सुगंधित किस्में हैं, इसको जितना भी किस्म है धान का हो चाहे अन्य किसी भी फसल का, तो उसको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे धान के लिए है बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जमा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिलक कस्तूरी, ठीक है। तो ये नाम याद रखें। क्यों नाम रखेंगे, याद रखना है इसको, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको दे देगा काली गिलास किसकी कौन से फसल का जो है प्रकार है, ठीक है, तो आपको दे देगा गेहूं का, चावल का, मक्का का, इस प्रकार से, ठीक है। तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है, या डायरेक्ट आपको 3 नाम जो है अन्य किसी का दे देगा, गेहूं का 3 नाम दे देगा और एक धान का नाम पूछेगा, तो निम्न में से कौन धान का प्रकार है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सुगंधित किस्म है तो इस किस्म को ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर इतना नाम अगर उल्लेख है इकोनॉमिक सर्वे में तो इतना नाम को तो आपको याद रखना है। मक्का एवं लघु धान्य फसलें, इसको भी याद रखेंगे। तो मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कोसरा आदि, और दलहन तिलहन फसलें हैं, ठीक है। अब दलहन तिलहन में याद रखेंगे, दलहन में अरहर LRG-41 दलहन का प्रकार है, उड़द दाल PU-31, मूंग दाल SML 66 कुल्थी, तिल, जैविक खेती जो है इसकी की जा रही है। तो इतने की जैविक खेती की जा रही है, आपको किसमें जो है याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, ठीक है।
अब इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल क्षेत्र उपलब्ध कराना। ठीक है, योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए कुल राशि 54,931.7 करोड़ की परियोजना जो है स्वीकृत है। प्रदेश में 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा जो है सिंचित किया जाना क्या है प्रस्तावित है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत, ठीक है, कितना अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है, तो 25,94,284 हेक्टेयर। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट रैड, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के घटक रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का क्रियान्वयन 2014-15 से किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना। ठीक है, तो याद रखेंगे रेड का मेन उद्देश्य क्या है, रेड का मेन उद्देश्य होता है कि फसल उत्पादन को बढ़ाना, सीधी सी बात। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से संचालित है, 2016 से संचालित है। इसके अंतर्गत जो है किसानों का फसल का बीमा किया जाता है ना। कभी ओलावृष्टि हुए, कभी और कुछ भी होता है या नुकसान होता है, तो उनको बीमा के तहत क्या मिलता है, किसानों को इसका लाभ मिलता है। कृषि यांत्रिकरण, तो कृषि कार्यों का सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश में लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि सेवा यंत्र की स्थापना, फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना जो है संचालित की जा रही है। याद रखेंगे, ठीक है, मतलब कृषि यंत्र सेवा के केंद्र के अंतर्गत क्या होता है कि किसानों को जो है क्या बोल सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह है या जो खेती से संबंधित जितने भी यंत्र है उसका जो है सुविधा उपलब्ध किया जाता है। ठीक है, इसमें किराए के रूप में भी मिलता है और डायरेक्ट किसान भी खरीद सकते हैं, ऐसा भी होता है, इसमें अनुदान दिया जाता है। ठीक है, योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करने के लागत पर 25 लाख की राशि पर 10 लाख, लागत राशि का 10 लाख की राशि पर 4 लाख एवं जिले के चयनित ग्रामों की लागत राशि 10 लाख प्रति ग्राम की सीमा के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की राशि 8 लाख रुपए पर अनुदान दे है। अब तक राज्य में 3,872 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, की जा चुकी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 25 लाख पर 10 लाख का अनुदान है, 10 लाख में 4 लाख का अनुदान है। ठीक है, और मशीनरी बैंक स्थापित करने पर 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक, इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कृषि से संबंधित जो योजना है या जो डेटा है वो। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए ये 2 से 3 पार्ट में आएगा, अध्याय 7। उसके बाद बाकी का चैप्टर जो है एक एक वीडियो के लायक है, तो एक एक वीडियो में बाकी का चैप्टर को कवर करेंगे। जो 7वां चैप्टर है मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अब जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ के जो शासन है ना, वैसे तो किसानों के लिए जो है धान का रेट जो बढ़ाया गया, MSP दर जो बढ़ाया गया, ठीक है, तो उनसे संबंधित योजना जनरली पूछता है। सरकार जो भी योजना चलाती है उससे संबंधित क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो हम सभी चीज़ को कवर करेंगे। साथ ही जो है आपके लिए मंथली करेंट अफेयर भी मैं धीरे से लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको भी हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी का जो है सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। बहुत जल्द जो है मैं थ्योरी क्लास भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण जो है क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, वीडियो जो है बहुत जल्दी आपके लिए लेकर मैं आने की कोशिश करूंगा 2 से 4 दिन के बाद। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।